हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं जिनको हमने कवर करना है. फर्स्ट वन दैट इज द स्टीम एंड टू फेज सिस्टम. लेटर ऑन वी विल डिस्कस पावर साइकिल्स जिसके अंदर ऑटो साइकिल या पेट्रोल साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल साइकिल आ जाएगा. पावर साइकिल्स की परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने के बाद we will move towards the second law of thermodynamics and then we will apply the second law of thermodynamics onto the different control volume as well as we will discuss second law in terms of the entropy. So steam and two phase system का आज हमारा यहाँ पे ये लेक्चर वाइंड अप हो जाएगा. थोड़ा सा मैं प्रीवियसली रिकॉल कर देती हूँ कि जो अभी तक हमने डिस्कस किया स्टीम एंड टू फेज के अंदर हमारे पास एक बेसिकली टीएच डायग्राम हमने ड्रॉ की थी. इस टीएच डायग्राम के ऊपर हमने डिफरेंट साइड्स को या डिफरेंट फेजेस को डिस्कस किया था. दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टीम. फॉर्मेशन ऑफ स्टीम के अंदर हमने देखा था सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, जो फर्स्ट फेज आती है दैट इज द सैचुरेटेड लिक्विड फेज. सैचुरेटेड liquid phase. After the saturated liquid phase जो region आता है, this region contains liquid particle as well as the vapor contents. इस steam को हम क्या कहते हैं? This is called the wet steam. और wet steam के बाद finally when it reaches to the saturation temperature and pressure, basically saturation जिससे corresponding to the boiling temperature और उसके ऊपर जो pressure होगा उस point के ऊपर जो हमारे पास steam बनेगी, this is known as the dry steam. अब सैचुरेटेड से वेट, वेट से हमारे पास किस में आ गई है? ड्राई स्टीम में. अब इस लाइन के ऊपर जिस तरह सैचुरेटेड लिक्विड लाइन थी जहाँ पे ड्राई स्टीम फॉर्म होती है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? दिस लाइन इज कॉल्ड द सैचुरेटेड वेपर लाइन. अच्छा, अब पहले हम इनकी इंथैल्पीज देखें. इस लाइन के ऊपर जो इंथैल्पी होती है उसको हमने डिनोट किया था एच एफ के साथ. दिस इज द इंथैल्पी एच एफ जी एंड दिस इंथैल्पी इस पॉइंट के ऊपर क्या होगी? एच जी. कोरस्पॉन्डिंगली जो हमारे पास एंट्रोपी, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी कुछ भी कैलकुलेट करना हो तो वो यू एफ, एस एफ, वी जी, वी एफ कोरस्पॉन्डिंगली हमारे पास इसी तरह हम उसको वहाँ से स्टीम टेबल के थ्रू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. अच्छा, अब हमने स्टीम टेबल के साथ देखा था कि अगर हमने पॉइंट, ये पॉइंट जो है लेट्स से दिस इज द 2 पॉइंट जिसको हमने ड्राई सैचुरेटेड स्टीम कहा था, इस पॉइंट 2 की एंथैल्पी कैलकुलेट करनी हो तो एक हमारे पास ऑप्शन क्या थी? स्टीम टेबल से कैलकुलेट कर सकते हैं. सेकंड हमने किस तरह कैलकुलेट की थी? हमें पता है एच जी इज इक्वल टू एच एफ प्लस एच एफ जी. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, फाइनली हमारे पास ड्राई सैचुरेटेड स्टीम कब बनेगी? जब उसके अंदर इंथैल्पी ऐड होगी लिक्विड प्लस वेपर. जब इन दोनों रीजन्स की इंथैल्पी ऐड होगी तो वो फाइनली क्या बन जाएगी? इट विल कन्वर्टेड इनटू द, वो टोटल एनर्जी कंटेंट्स बताएंगे, टोटल हीट कंटेंट्स बताएंगे किस पॉइंट के? 2 पॉइंट के, यहाँ पे ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के. अच्छा, अब यहाँ तक जब सैचुरेशन टेम्परेचर और प्रेशर अचीव हो जाता है तो उसके बाद फर्दर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पे सैचुरेशन टेम्परेचर प्रेशर के बाद फर्दर प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा. टेम्परेचर इंक्रीज होगा बट प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा. इट मीन्स जैसे जैसे मैं 2 से 3 पॉइंट के ऊपर आऊंगी तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज द सुपर हीटेड रीजन. अब सुपर हीटेड रीजन का पर्पस क्या है कि वी हैव टू ऐड मोर एंड मोर एनर्जी टू द स्टीम. जब जितनी ज्यादा एनर्जी कंटेंट ज्यादा होते जाएंगे स्टीम के, इट मींस उसकी जो हमें पावर आउटपुट मिलेगा जब हम उसको आगे फर्दर यूज करेंगे वो भी उतना ही ज्यादा होगा. तो 3 पॉइंट की एंथैल्पी फर्स्ट किससे हमने कैलकुलेट की थी? बाय यूजिंग द सुपर हीटेड स्टीम टेबल. सेकेंड जो हमने कैलकुलेट की थी एच सुपर हीटेड, वो क्या था हमारे पास? इट इज इक्वल टू एच जी प्लस डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग. और डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग क्या था? सी पी इंटू डेल्टा टी. डेल्टा टी कहाँ से? टी सुपर हीटेड माइनस टी सैचुरेटेड. 3 पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा? टी सुपर हीटेड. और 2 पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा? टी सैचुरेटेड. और सी पी हमने इसलिए यहाँ पे लिखा बिकॉज द प्रोसेस इज गोइंग टू बी डन एट अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इज द सी पी टी सुपर हीटेड माइनस टी सैचुरेटेड. तो ये हमारे पास सुपर हीटेड की एंथैल्पी आ जाती है, ये हमारे पास ड्राई सैचुरेटेड स्टीम की इंथैल्पी आ जाती है. तो यहाँ तक अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था. उसके बाद अगर थोड़ा सा हम स्टीम टेबल्स को देखें, जो हमने स्टीम टेबल कैलकुलेट, ये हमारे पास स्टीम टेबल था. हमने बात की स्टीम टेबल के अंदर बेसिकली वी हैव 3 टेबल. फर्स्ट टेबल इज फॉर द सैचुरेशन टेम्परेचर टेबल, सेकेंड इज द सैचुरेशन प्रेशर टेबल एंड थर्ड वन इज द सुपर हीटेड टेबल. अच्छा, अब जब सबसे पहले अगर हमने सैचुरेशन टेम्परेचर टेबल को यूज करना है तो हमारे पास जो रेफरेंस होगा वो हम किसको लेंगे? टेम्परेचर की वैल्यूज को लेते हुए कोरिस्पॉन्डिंगली हम उसका प्रेशर और सारी प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं. लेट्स से
अब आ रही है आवाज? हाँ, आ रही थी मैम आगे भी। अच्छा, अब देखिए, अगर लेट्स से हम कहते हैं कि सैचुरेशन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली प्रेशर क्या होगा? 0.6119। इसी तरह अगर टेम्परेचर जो है वो 12 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस टाइम पे उसका प्रेशर क्या होगा? 1.4026। इट मीन्स कोरस्पॉन्डिंग टू द चेंज इन टेम्परेचर देयर इज अ चेंज इन प्रेशर एज वेल। सैचुरेशन टेम्परेचर टेबल के बाद जो सेकंड टेबल हमने डिस्कस किया था, दैट इज द सैचुरेशन प्रेशर टेबल। अब सैचुरेशन प्रेशर टेबल के अंदर जो रेफरेंस वैल्यू हमने लेनी है, दैट विल बी द प्रेशर वैल्यू। लेट्स से इफ समवन से वाटर बॉइल्स एट 6 किलो पास्कल, इट मींस एट दिस पॉइंट उसका टेम्परेचर कितना होगा? 36.19। कितने टेम्परेचर के ऊपर बॉईल करेगा? 36.19 पे। तो ये जो प्रेशर और टेबल आपके सामने गिवन है, ये बोथ आर द सैचुरेशन प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये हमारे पास क्या है? उसकी बॉइलिंग के कैरेक्टरिस्टिक या फिर सैचुरेशन की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करें। कोरस्पॉन्डिंगली V किसको डिनोट करता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर्स, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्लस वेपर्स जब वेट रीजन में आ जाता है। इसी तरह एच का जो फर्स्ट एच एफ है, स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ फ्लूइड। एच जी रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ वेपर। एच एफ जी रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ लिक्विड प्लस वेपर। सिमिलरली यू रिप्रेजेंट करता है इंटरनल एनर्जी को, और एस रिप्रेजेंट करता है entropy को. So these are all the properties we have discussed. After the saturation pressure table, there is another table that is known as the superheated table. Superheated table को हम कैसे read करते हैं? Because we know that in the superheated region the pressure remains constant and there is a change in temperature. So by keeping the pressure constant, हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं। लाइक यहाँ पे 45.84 से लेके कहाँ तक चेंज हुआ है टेम्परेचर में? 1300 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंगली आप देखेंगे कि द वैल्यू ऑफ द इंथैल्पी हैज टू बी इंक्रीज। कहाँ से वैल्यू ऑफ इंथैल्पी 2585 से इंक्रीज होकर कहाँ तक इंक्रीज हुई है? 5407। इट मीन्स सुपर हीटेड रीजन में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एंथैल्पी या एनर्जी कॉन्टेंट्स जो है वो इंक्रीज होंगे। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। ये प्रीवियसली जो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, ये सब वो चीजें हैं। क्लास यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज नोन एज द ड्राइनेस फ्रिक्शन। अब ड्राइनेस फ्रिक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के साथ। ड्राइनेस फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज द mass ऑफ द ड्राई saturated vapor per unit mass of wet vapors containing dry saturated vapor। अब ड्राइनेस फ्रिक्शन क्या होती है? बेसिकली वो कहता है कि इट इज द mass of the dry saturated vapor per unit mass of the wet vapor containing the dry saturated vapor। It means टोटल मैस के अंदर, अब अगर मैस ऑफ स्टीम की टोटल मैस की बात करें, वो हमारे पास किसके इक्वल होगा? टोटल मैस ऑफ स्टीम, it will be equal to mass of dry vapors plus mass of wet vapors। तो ये क्या बनेगा? टोटल मैस बनेगा। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या बताती है? इस टोटल मैस m में से जितने ड्राई वेपर्स प्रेजेंट हैं वो क्या बताता है? दिस इज कॉल्ड द ड्राइनेस फ्रैक्शन। अगर हम एम इसको टोटल यहाँ, मैथ है। जी बिल्कुल, मैस तो वेट, m जो है वो टोटल मैस है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम इसको ग्राफ से देखें, तो जैसे जैसे सैचुरेटेड लिक्विड लाइन से इस लाइन से में इस एरो की डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो जो ड्राई वेपर्स हैं उनकी क्वांटिटी इंक्रीज होती जाती है। इट मींस इस लाइन के ऊपर ड्राई वेपर्स क्या हैं? जीरो। और इस लाइन के ऊपर ड्राई वेपर्स क्या होंगे? मैक्सिमम होंगे, डेट विल बी इक्वल टू 1।
इसका क्या मतलब है कि हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के ऊपर ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, जीरो। और जैसे जैसे हम वेपर रीजन की तरफ जाते जाएंगे, सैचुरेटेड वेपर लाइन की तरफ जाते जाएंगे, ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है, क्योंकि मैस और ड्राई सैचुरेटेड वेपर इंक्रीज होता जाएगा, वेट वेपर सारे के सारे खत्म होते जाएंगे, सारे के सारे क्या बन जाएगी, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होती जाएगी, 1 के इक्वल होती जाएगी। सो वी कैन से x is equal to 0 at saturated liquid line and x is equal to 1 at saturated vapor line. क्लियर है ये पॉइंट सबको? क्लास ये पॉइंट क्लियर है सबको? मैं इधर रिपीट कर रही हूँ। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि हमारे पास इस फॉर्मूला में देखें ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या है, वो बताती है कि टोटल मैस के अंदर, अब टोटल मैस के अंदर क्या है, वेपर, ड्राई वेपर्स भी हैं और वेट वेपर्स भी हैं। इस टोटल मैस के अंदर जो ड्राई वेपर्स की अमाउंट प्रेजेंट है वो क्या डिटरमाइन करती है, दैट विल डिटरमाइन द ड्राइनेस फ्रैक्शन। जितने ज्यादा ड्राई वेपर्स होंगे ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होती जाएगी, उतनी ज्यादा होती जाएगी। अब जैसे जैसे हम जीरो इस सैचुरेटेड लिक्विड लाइन से इस सैचुरेटेड वेपर लाइन की तरफ मूव करते हैं तो वाटर क्या होता जाता है, उसके वाटर कंटेंट्स कम होते जाते हैं और सारा का सारा वाटर किस में कन्वर्ट होता जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट होता जाएगा। इट मींस इस डायरेक्शन में, इस एरो के डायरेक्शन में जो मैस ऑफ ड्राई सैचुरेटेड वेपर है वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से ड्राइनेस फ्रैक्शन भी इंक्रीज होगी। अगर आप सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के ऊपर देखो, इस सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के ऊपर क्या कोई ड्राई वेपर्स प्रेजेंट है, कुछ भी नहीं है, सारा का सारा क्या है, लिक्विड है। इस वजह से यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होगी, जीरो होगी। जबकि आप इस लाइन के ऊपर आओगे सैचुरेटेड वेपर लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे सारे के सारा वाटर वेट वेपर्स किस में कन्वर्ट हो गए, ड्राई सैचुरेटेड वेपर में। तो इस वजह से ड्राइनेस फ्रैक्शन वहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है ये पॉइंट सबको? यस मैम। यस मैम। जैसे ड्राई वेपर का और इनका जो वेट वेपर्स होते हैं, इनका बेसिक पर्पस क्या, यूज क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है इसके? बेसिकली जब आगे आप इसको फर्दर अगर हम रेफ्रिजरेशन के एस्पेक्ट से स्टडी करें, लेट्स से अगर यहाँ पे हमारे पास में एक प्रोसेस ड्रॉ करते हैं, वो प्रोसेस जो है यहाँ पे हमने एक एवेपोरेटर लगा हुआ है और इसके बाद जो वेपर्स है उन्होंने कंप्रेसर में जाना है। अब अगर कंप्रेसर के अंदर जो प्रोसेस है, कंप्रेसर किसके लिए यूज होते हैं, वेपर्स को कंप्रेस करने के लिए, और जो पंप है उसको हम किसके लिए यूज करते हैं, लिक्विड्स के लिए। प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। प्रेशर बेसिकली पंप जो है वो लिक्विड के लिए यूज होता है और कंप्रेसर जो है वो वेपर्स के लिए यूज होता है। अब लेट से अगर वेपर्स जो है कंप्रेसर के अंदर एंटर हो रहे हैं, वो इस रीजन में लाइक कर रहे थे, लिक्विड प्लस वेपर रीजन में लाइक कर रहे थे, तो क्या होगा, कंप्रेसर के अंदर वेपर के साथ साथ लिक्विड के पार्टिकल्स भी चले जाएंगे। जब लिक्विड के पार्टिकल्स भी उसके अंदर कंप्रेसर क्लेयर से, अगर आप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, तो जब वो लिक्विड के पार्टिकल्स इस रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर ट्रैप हो जाएंगे, जिसकी वजह से कंप्रेसर की मूवमेंट क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी। सेकेंडली हमारे पास इस वजह से हमारा इस ग्राफ को ड्रॉ करने का पर्पस क्या है, या ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालने का पर्पस क्या है कि हम चेक करें कि आइदर वो इस रीजन में तो नहीं लाई कर रहा या फिर वो इस रीजन में लाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ें सारी डिटरमाइन करते हैं कि हमें किस रीजन में वर्किंग करनी है और एक्चुअली हमारी स्टीम किस रीजन में लाई कर रही है। क्लियर है ये पॉइंट? मैम ये आपने जो ऊपर लिखा है एच सुपर हीटेड इज इक्वल टू एच जी प्लस सीपी, बिल्कुल, CPT सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेटेड। ब्रैकेट में क्या लिखा है, T सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेटेड। ये डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग लास्ट लेक्चर में मैंने करवाया था। आप जिस लेक्चर में मैंने सुपर हीटेड की एंथैल्पी कैलकुलेट करना बताइए, उस लेक्चर में बताया था ये टर्म क्या होती है, दिस टर्म इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग। ये बताता है कि हमारे पास वो कितना सुपर हीट हुआ है। सुपर हीटेड टेम्परेचर जितना ज्यादा होता जाएगा, डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग उतनी ज्यादा होती जाएगी। क्लियर है यहाँ तक सबको? अच्छा, अभी तक हम एक जनरल फार्मूलाज जो है स्टीम टेबल से कैलकुलेट करते आ रहे हैं। अब एक फार्मूला ड्राइव करते हैं। अच्छा, अब हमने लिखा टोटल मैस किसके इक्वल है, मैस ऑफ ड्राई वेपर प्लस मैस ऑफ वेट वेपर। सो कैन आई राइट टोटल वॉल्यूम V is equal to V of liquid plus
V vapors. I call this is the equation number 1. Okay, मैंने ठीक लिखी इक्वेशन V लिक्विड प्लस V वेपर्स. टोटल मास किसके ऊपर कंसिस्ट होगा? जितना वॉल्यूम वेपर्स का प्लस वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. अच्छा, इफ आई डिवाइड दिस इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड. अच्छा, अब जो डेरिवेशन कह रहे हैं ये डेरिवेशन एज इट इज डायरेक्ट जो है बुक में इसका फार्मूला लिखा हुआ है, तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे करके आपके सामने, क्योंकि ये फार्मूला थ्रू आउट आप लोगों के साथ यूज होगा. डिवाइडेड इक्वेशन नंबर 1 बाय m. m क्या है? मैथ के साथ अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करें तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? v divided by m, v liquid divided by m plus v vapors divided by m. अब v liquid divided by m plus v vapors divided by m. अच्छा, अब यहाँ से हमारे पास ये जो आएगा वॉल्यूम पर यूनिट मास किसके इक्वल होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम में. तो टोटल स्पेसिफिक वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा? इट विल बी इक्वल टू v liquid divided by total mass plus v vapors divided by total mass. क्लास ये क्लियर है पॉइंट सबको? यस मिस. Yes, ma'am. अच्छा, अब यहाँ पे मैम ये देखिए चैप्टर कौन सा? चैप्टर बुक नंबर का? 4 रेनर जोएल का मैंने एलएमएस पे अपलोड ठीक है. कर दिया हुआ है. अच्छा, ठीक है. अब हमने यहाँ पे टोटल वॉल्यूम किसके इक्वल लिखा है? इट इज इक्वल टू लिक्विड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास प्लस वॉल्यूम ऑफ वेपर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास. इट मींस अब मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है v लिक्विड बाय m और v वेपर बाय m की एक न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है. वहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम जो है स्पेसिफिक, टोटल स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा. अच्छा, अब हम इसको जी ये जो वी लिक्विड के नीचे जो मैस है और ये वी वेपर के नीचे जो मैस है, ये इनका इंडिविजुअल मैस है ना? ये नहीं, जैसे ये टोटल मास है, m है. टोटल मास के तो साथ डिवाइड किया है मैंने. देखिए क्वेश्चन जो हमारी थी ऊपर मैस मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलो. जो हमारी इक्वेशन थी वो मैस ऑफ ड्राई वेपर्स और मैस ऑफ वेट वेपर्स उससे नहीं डिवाइड किया हमने. नहीं, मैंने टोटल मास के साथ डिवाइड किया है, m के साथ. ओके. ठीक है, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है v लिक्विड बाय m और v वेपर बाय m. अच्छा, क्या मैं लिख सकती हूँ v लिक्विड डिवाइडेड बाय mass of liquid is equal to specific volume of liquid or v vapors divided by mass of vapor is equal to specific volume of vapors. हाँ जी, इक्वेशन ठीक है. v liquid डिवाइडेड बाय mass of liquid वो किसके इक्वल आ जाएगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड या लिक्विड. वेपर का mass पर यूनिट, sorry, vapors का volume per unit mass of vapors is equal to the specific volume of vapors. अच्छा, यहाँ से इस इक्वेशन को फर्दर हम लिख सकते हैं v liquid is equal to specific volume vf into m liquid. और इसी तरह यहाँ से v vapors is equal to specific volume vg into m vapors. Let's say I call this is the equation number, इसको हम equation number 2 का नाम दे देते हैं. This is the equation number 3 and this is the equation number 4. Equation 3 and 4 clear हैं सबको? सेम होंगे ना? यस मिस. Equation 3 जो है वो लिक्विड के लिए और equation 4 जो है वो वेपर्स के लिए हमने लिखी है. अच्छा, अभी हमने लिखा mass, total mass किसकी इक्वल है? mass of liquid प्लस mass of vapor. तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ mass of liquid is equal to total mass m minus mass of vapors. mass of liquid प्लस mass of vapor किसकी इक्वल है? टोटल mass के. तो मैंने यहाँ से mass of liquid को सेपरेट किया, वो किसके इक्वल आ गया? mass total mass minus mass of vapor. अच्छा, इस इक्वेशन को आप डिवाइड कर दें. डिवाइडिंग, लेट्स से आई कॉल दिस इज द इक्वेशन नंबर 1a. डिवाइडिंग 1a by
m के साथ टोटल मास के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय टोटल मास इज इक्वल टू m ओवर m माइनस मास ऑफ वेपर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 माइनस, अब मास ऑफ वेपर और टोटल मास यहाँ से देखें किसके इक्वल, अभी हमने ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है उसका फॉर्मूला लिखा, तो मास ऑफ वेपर ड्राइनेस फ्रैक्शन में क्या बताइए, मास ऑफ द ड्राई सैचुरेटेड वेपर डिवाइडेड बाय द टोटल मास। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय टोटल मास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस x के। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, मास ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय m की। क्लियर है ये पॉइंट सबको? मैम ये एक्स कैसे है ये? मैम समझ नहीं इस बात की। मैंने अभी ये जो इक्वेशन थी, टोटल मास किसके इक्वल है, मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर। यहाँ से मैंने मास ऑफ लिक्विड को साइड पे किया तो वो किसके इक्वल आ गया, टोटल मास माइनस मास ऑफ वेपर। सिंपली या इक्वेशन के इस इक्वेशन नंबर को मैंने किसके साथ डिवाइड कर दिया, टोटल मास के साथ डिवाइड कर दिया। अब इसमें देखें ये m से m कैंसिल हो जाएगा, तो मास ऑफ वेपर टोटल मास में जो मास ऑफ वेपर है वो किसके इक्वल होता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन के इक्वल होता है। तो ये इक्वेशन मेरे पास, ये इक्वेशन मैंने बना दी, m लिक्विड ओवर m किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस x के। ये मैम इधर x क्या होगा? ड्राइनेस फ्रैक्शन सबसे ऊपर मैंने बताया कि x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्राइनेस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, थैंक यू। ड्राइनेस फ्रैक्शन को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, x के साथ x के रिप्रेजेंट साथ। करते हैं। क्लास क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए मास ऑफ लिक्विड अगर मैं किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस x के इक्वल आ गया। अब इस इक्वेशन नंबर 3 और 4 को देखें। इस इक्वेशन नंबर 3 को, यहाँ पे मास ऑफ लिक्विड है, अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 3 को m के साथ डिवाइड कर दूं तो मेरे पास मास ऑफ लिक्विड अगर m आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 को अब m के साथ डिवाइड करें, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 बाय m। ये देखें, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, v लिक्विड इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू मास ऑफ लिक्विड। डिवाइड करें v लिक्विड डिवाइडेड बाय m। ये देखें, हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, v लिक्विड डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू vf m लिक्विड डिवाइडेड बाय m। अब m लिक्विड डिवाइडेड बाय m की वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू 1 माइनस x। तो vf इंटू 1 माइनस x इज इक्वल टू v लिक्विड डिवाइडेड बाय m। ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी। अब हमने सेकंड वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, v वेपर डिवाइडेड बाय m की। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 को भी डिवाइड कर दें तो इक्वेशन नंबर 4 क्या थी, v वेपर vg इंटू मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय m डिवाइडेड बाय m। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, vg और मास ऑफ वेपर पर यूनिट मास किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो v वेपर डिवाइडेड बाय m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर इनटू ड्राइनेस फ्रैक्शन x। v लिक्विड बाय m की वैल्यू भी आ गई है, v वेपर बाय m की वैल्यू भी आ गई है। इसको इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो टोटल वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू vg x प्लस vf इंटू 1 माइनस x, vf इंटू 1 माइनस x। इक्वेशन ओपन कर लें, vgx प्लस vf माइनस vf इंटू x। इक्वेशन 4 को जो m पे डिवाइड किया वो दोबारा बताइएगा। इक्वेशन 4 को जो m पे डिवाइड किया है, ये वाली इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। ये हमारे पास इक्वेशन 3 थी और इक्वेशन 4 थी। इसको मैंने सिंपली मास के साथ डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, हमें बेसिकली वैल्यू किसकी चाहिए, मैंने स्टार्ट में भी बताया था हमें टोटल स्पेसिफिक वॉल्यूम है, इसमें हमें v लिक्विड बाय m और v वेपर बाय m की वैल्यू चाहिए थी। तो इस वजह से मैंने इस इक्वेशन को m के साथ डिवाइड किया है। तो vg m वेपर डिवाइडेड बाय m वेपर क्या है, मास और ड्राई वेपर टोटल मास में वो किसके इक्वल है, ड्राइनेस फ्रैक्शन के इक्वल है। तो उसकी जगह पे मैंने x पुट कर दिया। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को ओपन कर लें तो vgx x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लें, vf प्लस x अंदर क्या रह जाएगा, vg माइनस
VF. So total specific volume हमारे पास किसके इक्वल आ गया? It is the sum of the specific volume of liquid plus dryness fraction into Vg minus Vf. So this is the general equation. ये equation valid है for any type of for region, saturated region के अंदर. इस इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं सैचुरेटेड रीजन के अंदर किसी भी पॉइंट का स्पेसिफिक वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए. इसी इक्वेशन को हम आगे फर्दर चेंज कर सकते हैं एंथैल्पी की फॉर्म में HF प्लस एक्स वी की जगह पे HG माइनस HF. इसी इक्वेशन को एंट्रोपी के लिए लिख सकते हैं SF प्लस एक्स SG माइनस SF. इसी इक्वेशन को आप इंटरनल एनर्जी के लिए लिख सकते हो UF प्लस एक्स UG minus UF. So this is the general equation to calculate the enthalpy in the saturated region of any point. Saturated region के किसी भी point की enthalpy, energy, entropy calculate करने के लिए हम इस equation को use कर सकते हैं. अच्छा, अब let's say इस equation के अंदर मैं अगर x 0 put करूँ, x की value 0 put करो, अब ये देखो equation क्या बन जाएगी? h किसके equal आ जाएगा? HF के इक्वल आ जाएगा. अब देखो यही बात हमने यहाँ पे लिखी, अगर इंथैल्पी x की वैल्यू ड्राइनेस फ्रैक्शन 0 है तो h किसके इक्वल होना चाहिए? शुड बी इक्वल टू द इंथैल्पी ऑफ द लिक्विड. अच्छा, इसी इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 1 पुट करो, h किसके इक्वल आ जाएगा? इट विल बी इक्वल टू HF प्लस HG माइनस HF. तो HF से HF कैंसिल हो जाएगा तो H किसके इक्वल आ जाएगा? इट विल बी इक्वल टू HG. तो देखें अगर x 1 है तो इंथैल्पी किसके इक्वल होनी चाहिए? शुड बी इक्वल टू द ड्राई सैचुरेटेड वेपर. और इन बिटवीन अगर x की कोई भी हमें वैल्यू गिवन है तो उसके लिए हम इंथैल्पी, एनर्जी और इसको डायरेक्टली पुट करके फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर है ये पॉइंट सबको? यस मैम. अच्छा, अभी तक हमने सारी डेरिवेशंस कर ली. अब लेट्स से अगर मैं इसकी फिजिकली ड्राइनेस फ्रैक्शन को डिस्क्राइब करूं तो फिजिकली मैं इसको किस तरह डिस्क्राइब करूंगी? अगर मुझे कहा जाता है इफ आई हैव अ सिस्टम दैट इज 90% हैविंग अ ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ 90%. मेरे पास एक सिस्टम है जिसकी ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या है? 90% है. तो इस 90% का क्या मतलब हुआ कि सिस्टम के अंदर कितने परसेंट वेपर्स, कितने परसेंट है? 90% वेपर है और लिक्विड कितने? 10% क्या है? लिक्विड है. इसी तरह लेट्स से अगर एक सिस्टम है, मैं कहती हूँ सिस्टम इज हैविंग अ ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ 10%. अब इसका क्या मतलब है? सिस्टम के अंदर लिक्विड कितने हैं? 90% और वेपर्स कितने हैं? 10% वेपर्स है. सो दिस इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्राइनेस फ्रैक्शन. क्लियर है ये पॉइंट सबको? यस मैम. यहाँ तक कोई इश्यू है तो पूछें, अदरवाइज फिर मैं आपको प्रॉब्लम करवाती हूँ इससे रिलेटेड. मैम ये डेरिवेशन आ सकती है पेपर में? फिलहाल अभी बताओ, समझ आ गई है? यस मैम. ठीक है. बस ये फॉर्मूला जो है आगे आपके पास रेफ्रिजरेशन में, आईसी इंजन्स में, हीट एंड मास ट्रांसफर में डायरेक्ट आप यूटिलाइज करोगे. तो इस फॉर्मूले को आपने हमेशा जो है, ये जो 4 फॉर्मूलाज हैं इनको हमेशा याद रखना है. टोटल एंथैल्पी किसकी इक्वल होती है? HF प्लस x इंटू Ag माइनस HF के. अच्छा, चलें एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. स्टेटमेंट लिखें. स्टीम 0.95% dry at a pressure of 0.7 meganewton per meter square is supplied to a heater. 0.7 meganewton per meter square. Steam 0.95 dry at a pressure of 0.7 meganewton per meter square is supplied
through a heater sorry is supplied through a pipe of internal diameter 25 millimeter. The velocity in the pipe being 12 meter per second. The velocity in the pipe being 12 meter per second. Water enters the heater. Water enters the heater at 20 degrees Celsius. The steam is blown into it. The steam is blown into it. And mixture of water and condensate. Mixture of water and condensate leaves the heater at 90 degrees Celsius. At 90 डिग्री सेल्सियस. आप लोगों ने ये पार्ट में मैस और स्टीम कैलकुलेट करना है और इन किलोग्राम पर आर में के एक आर के अंदर कितनी स्टीम यूटिलाइज हो रही है और मैस ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है आल्सो इन किलोग्राम पर आर. स्टेटमेंट लिख लें उसके बाद में आप लोगों को बताती हूँ. हाँ जी लिख ली सबने स्टेटमेंट. बी पार्ट में मैथ ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है आल्सो इन किलोग्राम पर आवर. स्टेटमेंट लिख लिए सबने. चलो अब सबसे पहले थोड़ा सा इस न्यूमेरिकल को देख लें. कहता है कि इसके अंदर बेसिकली हमारे पास एक पाइप है. कुछ हमारे पास कुछ ये कंडीशन है. एक तरफ से वाटर एंटर हो रहा है पाइप में. वाटर कितने टेम्परेचर के ऊपर एंटर हो रहा है 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर. एक तरफ से स्टीम इसके अंदर फ्लो कर रहे हैं. स्टीम कितने कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0.95 ड्राई है. ड्राइनेस फ्रैक्शन की कितनी है 95%. और कितने प्रेशर के ऊपर एंटर हो रही है 0.7 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के ऊपर. अच्छा जब वाटर और स्टीम एक दूसरे के साथ यहाँ पे आके मिक्स होते हैं. मिक्सचर जो है कंडेंसेट जो लीव करते हैं यहाँ से वो लीव करता है 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर. कंडेंसेट क्या है बेसिकली वाटर और स्टीम का जो मिक्सचर है वो यहाँ पे कितने टेम्परेचर के ऊपर लीव कर रहा है 90 पे. अच्छा अगर हम इसका एनर्जी बैलेंस लिखें तो इट मींस जो एनर्जी जो रिसीव करेगा वाटर वो किसकी इक्वल होगी. मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इंथैल्पी gained by water is equal to enthalpy lost by steam. स्टीम अपनी जितनी एनर्जी लोस्ट करेगी वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा. वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा. क्लियर है ये पॉइंट सबको. Yes, ma'am. Clear. स्टीम जो है वो कितने प्रेशर के ऊपर आ रही है 0.7. अगर आप स्टीम टेबल देखो हम तो 0.7 मेगा न्यूटन पर मीटर कितना प्रेशर बनेगा 70 किलो पास्कल.
प्रेशर टेबल के ऊपर आ जाए। हाँ जी, मुझे बताइएगा 70 किलो पास्कल होगा ना क्लास? 70 किलो पास्कल ही प्रेशर होगा हमारे पास। यस मैम। अब आप देखो 70, ये क्या 70 किलो पास्कल का प्रेशर आ गया, इसका टेम्परेचर कितना है 89.96। इट मीन स्टीम जो है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर एंटर हो रही है। पॉइंट Yes. 7 के कोरस्पॉन्डिंगली जो सैचुरेशन टेम्परेचर आ रहा है वो कितना है 89.96 डिग्री सेल्सियस। वाटर कितने टेम्परेचर के ऊपर आ रहा है 20 के ऊपर। इट मींस वाटर किससे हीट लेगा, इस हाई टेम्परेचर स्टीम से जो Steam हीट से. को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये पॉइंट क्लियर है सबको? Yes. अब स्टीम की इनिशियल इंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। फाइनल इंथैल्पी स्टीम की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि स्टीम ने अपनी एनर्जी किसको दे दी है, वाटर को। Water को. वाटर की इनिशियल इंथैल्पी कम थी, उसकी फाइनल इंथैल्पी की ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसने किससे हीट ले ली है, स्टीम से हीट एब्जॉर्ब कर ली है। क्लास ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस मैम। जी मिस. अच्छा, तो कैन आई राइट हियर फॉर्म, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ mass of water m dot water, इंथैल्पी ऑफ वाटर कितने टेम्परेचर के ऊपर 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, माइनस इंथैल्पी ऑफ वाटर कितने पे एंटर हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, इज इक्वल टू mass of steam, इंथैल्पी ऑफ स्टीम कितने प्रेशर के ऊपर 0.7 के ऊपर एंटर हुआ है मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, माइनस लीव कितने के ऊपर कर रही है स्टीम 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्टीम जो है वो लीव कर। हाँ जी, इक्वेशन ठीक है? क्लास इक्वेशन ठीक है? मैम Yes, ये ma'am, ठीक. दोबारा रिपीट करिएगा। कहाँ से रिपीट करूं दोबारा? ये वाली इक्वेशन बस बोलिएगा दोबारा। मैंने लिखा है कि इंथैल्पी गेन बाय वाटर इज इक्वल टू इंथैल्पी लॉस बाय स्टीम। मास ऑफ वाटर, वाटर कितने, मैंने भी बताया कि वाटर की फाइनल इंथैल्पी ज्यादा होगी, कितने टेम्परेचर के ऊपर वाटर लीव कर रहा है 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एज अ टू फेज सिस्टम, वाटर प्लस स्टीम का मिक्सचर बन के लीव कर रहा है। वाटर एंटर कितने टेम्परेचर के ऊपर हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एंटर हुआ है। स्टीम स्टीम की इनिशियल इंथैल्पी ज्यादा है, कितने प्रेशर के ऊपर एंटर हो रही है 0.7 के ऊपर, और लीव कितने टेम्परेचर के ऊपर कर रही है 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लीव कर रही मैम ये जो वाटर एंटर 20 डिग्री सेल्सियस पे कह रहे हैं ना? है। वाटर क्या कह रहे हो दोबारा पूछो? जो वाटर है वो कितने डिग्री पे एंटर कर रहा है? 20 के ऊपर एंटर हो रहा है ना। तो मैम इसका जो लिविंग टेम्परेचर वो पहले लिखना है? नहीं, इसकी बाद इनिशियल में. वाटर की इनिशियल इंथैल्पी कम थी, फाइनल ज्यादा है, इसलिए मैंने फाइनल माइनस इनिशियल किया है। मैथ्स जो है वो ओके। नेगेटिव तो नहीं ना हो सकता, मैथ्स कभी नेगेटिव तो नहीं ना हो सकता, इसलिए हमने इसको माइनस को कंपनसेट करने के लिए लिखा है। मैम पता कैसे लगेगा कि वाटर जो है वो एंथैल्पी गेन कर रहा है? ये देखें, अभी तो मैंने बताया कि स्टीम कितने टेम्परेचर के ऊपर आ रही है 89 के ऊपर, वाटर कितने टेम्परेचर के ऊपर आ रहा है 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो जाहिर सी बात है हीट हमेशा हाई से लो की तरफ ही जाएगी ना, ओके ओके हीट ट्रांसफर ही होगा ना यहाँ पे। ओके मैम, स्टीम आराम अपनी से. हीट किसको देगा, वाटर को ही देगा। क्लियर है ये पॉइंट सबको? Yes, यस ma'am, सर. 100. चलें, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ स्टीम हमने निकालना है और मास ऑफ वाटर निकालना है। अच्छा, सबसे पहले मैं मास ऑफ स्टीम निकाल देती हूँ। अच्छा, कैन आई राइट दिस इक्वेशन, वॉल्यूम पर यूनिट मास इज इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम, specific volume of steam is equal to volume of steam divided by mass of steam। तो यहाँ से mass of steam किसके इक्वल आ सकता है, it is equal to volume of steam Vg divided by specific volume। अच्छा, अब वॉल्यूम अगर हमने स्टीम का कैलकुलेट करना है, स्टीम किसके अंदर से आ रही है, एक पाइप के अंदर से जिसका डायमीटर कितना है 25 mm। तो मुझे पता है, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ वॉल्यूम of steam per second is equal to
एरिया इंटू वेलोसिटी पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी। एरिया क्या है? एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। मीटर यूनिट क्या क्यूब। बन जाएगा? मीटर क्यूब पर सेकंड। ये यूनिट किसका आ जाएगा? वॉल्यूम पर यूनिट सेकंड। क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा, अब मुझे किस में कैलकुलेट करना है? पर आर में कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ वॉल्यूम ऑफ स्टीम पर आर इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी इंटू 3600। ये मेरे पास किस में आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्टीम पर आर में आ जाएगा। अब मैंने ये वीजी कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए? स्पेसिफिक वॉल्यूम चाहिए। स्मॉल वीजी हमने जो है वो ये कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब स्पेसिफिक वॉल्यूम देखें हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखें स्टीम कितने प्रेशर के ऊपर आ रही है? 0.7 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के ऊपर आ रही है, और उसके ड्राइनेस फ्रैक्शन कितनी है? 0.95। अगर मैं 0.7 स्टीम टेबल से इस 0.7 के ऊपर उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल दूं और उसको उसकी ड्राइनेस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो वो उस पॉइंट का क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 70 के ऊपर स्पेसिफिक वॉल्यूम वीजी कितना है? ये वी सेकंड कॉलम किसका? वीजी का। तो यहाँ पे देखिए 70, तो 2.36 हमारे पास क्या आ जाएगा? उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो यहाँ से कहना है राइट स्पेसिफिक वॉल्यूम specific volume of steam specific volume of steam किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? x ड्राइनेस फ्रैक्शन इनटू vg, क्योंकि वहां पे हमारे पास जो ड्राइनेस फ्रैक्शन गिवन है उसके साथ हमारे पास उसका टोटल वॉल्यूम जो है वो डिटरमाइन करेंगे। x कितने हैं? 0.95%, और हमारे पास वॉल्यूम कितना अभी सुनता है? 2.73। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा स्टीम का। क्लास क्लियर है ये पॉइंट सबको? यस मैम। तो यहाँ से सिंपली अब मैस ऑफ स्टीम पर आर किसके इक्वल आ जाएगा? मैस ऑफ स्टीम पर आर किसके इक्वल आ जाएगा? पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइडेड बाय x इंटू वीजी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? मैस ऑफ स्टीम मैम ये समझ नहीं आ पर गया। आर आ जाएगा। जी, इसका क्वेश्चन था, ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। अच्छा, अब अगर हमने यहाँ से ये कैलकुलेट कर लिया तो उसको पर आर में चेंज करने के लिए मैंने 3600 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये वॉल्यूम आ गया है पर आर। अब मुझे क्या चाहिए? स्पेसिफिक वॉल्यूम चाहिए। स्पेसिफिक वॉल्यूम कितने प्रेशर के ऊपर होगा? 0.7 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम, क्योंकि स्टीम कितने प्रेशर के ऊपर आ रही है? 0.7 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के ऊपर आ रही है। तो मैंने स्टीम टेबल से 0.7 मेगा न्यूटन के कोरिस्पोंडिंगली वीजी जो स्टीम का वॉल्यूम है वीजी वो निकाल लिया। वो मेरे पास कितना आ गया? 2.36 मीटर क्यूब पर केजी आ गया। मैम आपने उधर 2.73 लिखवाया है। अच्छा ठीक है, वो 2.63 कर ले, मैंने गलती से लिख दिया होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास जब स्पेसिफिक वॉल्यूम, क्योंकि उसकी ड्राइनेस फ्रैक्शन गिवन है, उसने अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन ना गिवन होती तो अब हमें x से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब स्टीम की कुछ ना कुछ ड्राइनेस फ्रैक्शन गिवन है, तो इस वजह से मैंने इसको क्या कर दिया है? x से। अभी ये फॉर्मूला आपके सामने मैंने ड्राइव किया है। V इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम किसकी इक्वल है? Vf प्लस x इंटू VGF। तो मैंने यहाँ से टोटल वॉल्यूम निकाल लिया, किसकी इक्वल है? x इंटू जो टोटल वॉल्यूम है उसका उस टाइम पे g का। तो यहाँ से देखें, ये देखें बेसिकली ये फॉर्मूला यही बनता है ना। अभी तो आपके सामने मैंने इसको थोड़ा सा और अगर आप एलैबोरेट करेंगे नीचे कर, अभी मैंने आपको बताया Vg किसके इक्वल होता है? Vf प्लस VGF। यही बताया ना, टोटल वॉल्यूम किसके इक्वल है? ड्राई सैचुरेटेड फ्लूइड का प्लस वेट रीजन का। अब अभी हमने फॉर्मूला जो ड्राइव किया है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास Vf प्लस x इंटू Vg माइनस Vf। अगर वो ड्राइनेस फ्रैक्शन भी आ गई तो उसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिए? x के साथ मल्टीप्लाई करवा दिए। अब इस टोटल को मैं लिख सकती हूँ
इज इक्वल टू एक्स इंटू बी एफ किसके इक्वल होता है, बी जी के इक्वल होता है। तो आप चाहे इंडिविजुअल वैल्यूज पुट कर दो, चाहे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, आपके पास ये टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। आप चाहे इस आप चाहे यहाँ से इस फॉर्मूला के अंदर बी एफ बी जी और बी एफ की सेपरेट वैल्यूज पुट कर दो, चाहे आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लो, आपके पास दोनों में सेम आंसर ही आएगा। तो मैंने सिंपली यहाँ पे ये मास ऑफ स्टीम पर यूनिट आर जो है वो कैलकुलेट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। अच्छा, अब देखिए मास ऑफ स्टीम आ गया। अब अगर मैं इंथैल्पीज कैलकुलेट कर लूँ तो मैं यहाँ से मास ऑफ वाटर जो है वो कैलकुलेट कर सकती हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं इंथैल्पी कैलकुलेट करने लगी हूँ। स्टीम की इंथैल्पी 0.7 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के ऊपर। एच हमने कैलकुलेट करना है कितने पे, 0.7 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के ऊपर। अभी फॉर्मूला हमने ड्राइव किया, एच किसके इक्वल होता है, एच एफ प्लस एक्स इंटू एच जी माइनस एच एफ। 0.7 के ऊपर स्टीम टेबल के ऊपर आ जाए, 0.7 के ऊपर एच जी और एच एफ की वैल्यू दे दें। एच एफ की वैल्यू किसकी इक्वल है, 376, और एच जी की वैल्यू किसकी इक्वल है, 2659.94। वैल्यूज यहाँ पुट कर दें। एच एफ कितना है, 376.57। एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.95। एच जी की वैल्यू देखें स्टीम टेबल से कितनी है, डेट इज इक्वल टू 2659.94। 2659.94 माइनस एच एफ की वैल्यू कितनी है, 376। तो यहाँ से हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी एट 0.7 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है याद ये पॉइंट सबको? क्लास ये पॉइंट। अच्छा, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, इंथैल्पी ऑफ वाटर कैलकुलेट करनी है हमने 90 डिग्री और 20 पे कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अब ये देखो 90 डिग्री के ऊपर जो हमारे पास कंडेंसेट लीव कर रहा है वो किस फॉर्म में लीव कर रहा है, टू फेज सिस्टम है, उसके अंदर स्टीम भी और वाटर भी है। अगर हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी टेबल हमारे पास है, दिस इज ओनली फॉर अस स्टीम टेबल है हमारे पास। तो अब हमें टू फेज सिस्टम के लिए आपकी बुक के अंदर, रेनर जोयल की बुक के अंदर, वहां पे एंड पे अपेंडिक्स नंबर 4 है, मैं आपके सामने शो करती हूँ। ये अपेंडिक्स नंबर 4 है, टू फेज प्रॉपर्टी टेबल गिवन है। अब यहाँ से आपने देखना है टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे देखिए एंथैल्पी की वैल्यू कितनी गिवन है, 83। ये देखिए ये टेम्परेचर का कॉलम है 20 और कोरिस्पॉन्डिंगली एंथैल्पी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 8349। इसी तरह आगे आ जाए, टेम्परेचर कितना है, 90 डिग्री सेल्सियस है, ये 90 डिग्री सेल्सियस है, तो एंथैल्पी की वैल्यू कितनी गिवन है, 37693। कहाँ से निकाले मैंने, टू फेज प्रॉपर्टी टेबल से आपके पास गिवन है। अगर हमारे पास मिक्सचर आ जाता है कंडेंसेट की फॉर्म में, तो उस फॉर्म के उसके लिए हम यहाँ से वैल्यूज जो हैं प्रॉपर्टी टेबल से उसकी इंथैल्पी, सीपी और डिफरेंट ये प्रॉपर्टी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी वैल्यू एच मैंने यहाँ से 20 डिग्री के ऊपर कितनी है, 83949। एच की वैल्यू है एच 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है 83949। 83949 यूनिट देख लें क्या है उसका, डेट इज द जॉल पर किलोग्राम। और एच 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है हमारे पास 376934 जॉल पर किलोग्राम। अब यहाँ पे देखिए सारी वैल्यूज आ गई, एंथैल्पी की वैल्यू 20 पे भी आ गया, 90 पे भी, 0.7 पे भी, मास ऑफ स्टीम भी कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ से हम मास ऑफ वाटर जब इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो मास ऑफ वाटर आपका आना चाहिए शुड बी 637.8 किलोग्राम पर आवर। तो यहाँ पे ये हमारे पास मास ऑफ वाटर जो है वो आ जाएगा। हाँ जी, क्लास क्लियर है ये पॉइंट सबको? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। मैम मोहम्मद बिलाल 23 को ना कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, वो ग्रुप में ना स्टूडेंट से पूछे, तो आप इससे प्लीज कंफर्म कर लें। अब दोबारा बोलें क्या कह रहे हैं?
मैम बिलाल 23 को ना कुछ चीजें समझ नहीं आ रही, तो वो ग्रुप में ना बच्चों से पूछ रहे, तो आप इसे खुद क्लियर करते। हाँ जी बिलाल बताओ, क्या समझ नहीं आ रहा है? एलिमेंट से समझिए मुझे, वीजी ओवर वीजी यहाँ पे लिखा है ना आपने, एक हाँ वॉल्यूम दोबारा ऑफ बोलिए, गैस है और दूसरा कौन सा? कहाँ से समझ नहीं आया ये वाला पॉइंट? नो मैम, इससे ऊपर से थोड़ा सा। यहाँ से जी। हाँ जी। ये देखो, जी मैंने मैम, लिखा, हमें पता है ये टोटल वॉल्यूम पर यूनिट मास किसके इक्वल होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम के इक्वल होता है। जी मैम। एनी प्रॉपर्टी पर यूनिट मास दैट इज इक्वल टू द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ से वॉल्यूम पर यूनिट स्पेसिफिक वॉल्यूम, मेरे पास यहाँ से मैंने इसको लेके आई तो वो किसके इक्वल आ गया? मास के इक्वल आ गया, मास ऑफ स्टील के। अब मुझे पता है वॉल्यूम को मैं लिख सकती हूँ, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो मीटर क्यूब पर सेकंड किसका यूनिट बन जाएगा? वॉल्यूम का यूनिट बन जाएगा, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। जिस वजह से मैंने यहाँ पे मीटर क्यूब पर सेकंड लिख दिया। ठीक है बिलाल? ठीक है मैम, और ये मैम अब ये वॉल्यूम ऑफ आ गया आपने, ये पाई बाय 4 ही। अच्छा, अब मैं बताती हूँ। अब एरिया क्या है? पाइप है, तो पाइप का एरिया क्या होता है? दैट इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर। और वेलोसिटी हमारे पास वो गिवन थी 12 मीटर पर सेकंड, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगी। अब ये किस में आ गया? सेकंड में। उसको आर में चेंज करने के लिए मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगी? 3600 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगी। ठीक है। उसके ठीक है बाद मैम, मैंने ठीक है। क्या निकालना है? स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है। कितने प्रेशर के ऊपर स्टीम, कितने प्रेशर के ऊपर आ रही है? 0.7 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के ऊपर आ रही है। अब मुझे पता है, अभी मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाला, V इज इक्वल टू VF प्लस X ये इंटू VG माइनस VF। अब यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट करनी है, कितने प्रेशर के ऊपर? 0.7 के ऊपर। अब 0.7 और X की वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है? 0.95 गिवन है। आप इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर सकते हो, या फिर क्योंकि हमें पता है VF प्लस VG माइनस VF ये किसके इक्वल है? बेसिकली दैट इज इक्वल टू VGF है। तो मैं अगर मैं प्लस VGF करूं तो ये टोटल मेरे पास किसके इक्वल आ जाता है? दिस इज द टोटल, बेसिकली VG के इक्वल होता है। तो या तो मैं इस फॉर्मूला के अंदर डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दूं, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं V ड्राइनेस फ्रैक्शन कितनी है? X इंटू टोटल वॉल्यूम मेरे पास कितना है? VG, उसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो आप चाहे इस वैल्यू फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, चाहे इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, आपको सेम रिजल्ट आएंगे। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? मुझे आपकी आवाज आ रही है, दोबारा बोलो। नहीं आ रही आपकी आवाज मुझे। मैम टू फेस प्रॉपर्टी वो जो था आपने फाइंड की थी पहले टेबल में से। आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी। मैम अब आ रही है? हाँ अब आई है, बताओ। मैम वो आपने एक वैल्यू फाइंड की थी टू फेस प्रॉपर्टी टेबल में से, वो आपने बिल्कुल। कैसे मतलब चीज़ बता दें? हाँ ये देखो, ये टू फेज प्रॉपर्टी टेबल है। यहाँ से टेम्परेचर गिवन है, ये देखो, ये आपके सामने टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में भी और केल्विन में भी। आपके पास डिग्री सेल्सियस में 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एंथैल्पी की वैल्यू ये गिवन है। ये सारे टेम्परेचर है, टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंगली आपने एंथैल्पी की वैल्यू ले लेनी है। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? मैथ ऑफ वाटर जो है वो लास्ट से लिखना थोड़ा सा, तो वो स्लाइड को। मैं ये शेयर कर दूंगी आपके साथ, नंबर अटेंडेंस मार्क कितने? करवाने। मैं ये PDF नोट भी शेयर कर दूंगी, मेरी क्लास है उसके बाद तो अटेंडेंस मार्क करवाने। 14 Yes, miss. 25 Yes, ma'am. 2